आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरकारी आईटी प्रोजेक्ट की जिस पर 6000 करोड़ खर्च हुए और फिर भी वो बुरी तरह फेल हो गया। इस एक विफलता ने पता है हजारों डाक कर्मचारियों को बीच मझधार में लटका दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10,000 डाक कर्मचारियों के तबादले अचानक से रोक दिए गए। चलिए इस अप्रत्याशित रोक के पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। इस पूरे आईटी सिस्टम की कीमत थी 6000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, इतना बड़ा, इतना भारी भरकम निवेश, और वो भी एक सबसे बुनियादी काम में, यानी कर्मचारियों का ट्रांसफर संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहा। तो 28 नवंबर को क्या होना था और असल में हुआ क्या? देखिए, इस तारीख को जीडीएस ट्रांसफर के नतीजे आने वाले थे, लेकिन नतीजों की जगह सिस्टम ही ठप पड़ गया। जरा सोच कर देखिए, हजारों लोग अपने तबादले के नतीजों का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, और फिर अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है। इस एक फैसले ने 10,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये जीडीएस आखिर हैं कौन। असल में ये ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के ग्रामीण डाक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये जो रूल 3 ट्रांसफर है, ये इनके लिए सिर्फ एक तबादला नहीं होता, बल्कि उनके करियर और निजी जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन देखिए, ये सिस्टम कोई अचानक एक दिन में फेल नहीं हुआ। इसके पूरी तरह से ठप पड़ने से काफी पहले ही कह सकते हैं कि खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। चलिए इन दरारों को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 नवंबर से, जब सिस्टम हर डिवीजन में सिर्फ 10 सीटें दिखाने लगा, जो कि एक साफ साफ तकनीकी गड़बड़ी थी। फिर कर्मचारियों को कभी रिकमेंडेड तो कभी नॉट एलिजिबल बताया जाने लगा, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला, और आखिर में 28 नवंबर की डेडलाइन भी निकल गई। तो जाहिर है ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक हुई गलतियों की पूरी चेन थी। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन हजारों लोगों की हताशा और हैरानी की आवाज है जो इस सिस्टम से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। और ये सीधा सवाल पूरी व्यवस्था की काबिलियत पर एक बड़ा निशान छोड़ जाता है। अब देखते हैं कि इन तकनीकी गड़बड़ियों का जमीनी हकीकत पर, यानी हर एक डाक कर्मचारी के जीवन पर क्या असर पड़ रहा था। तो आखिर ये ट्रांसफर खारिज क्यों हो रहे थे? वजह सुनकर हैरानी होगी। कहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग था, तो कहीं सर्टिफिकेट अधूरे थे, या फिर डेटा में मामूली सी गलतियां थी। मतलब ये सिस्टम रोजमर्रा के छोटे मोटे प्रशासनिक कामों को भी ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। अब जरा इस प्रक्रिया की खामी को समझें। हो ये रहा था कि डिवीजन लेवल पर डेटा में छोटी मोटी गलतियां थीं, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क या ज्वाइनिंग की गलत तारीख। अब जब यही डेटा IT 2.0 सिस्टम में पहुंचा, तो उसने इन मामूली गलतियों को पकड़कर कर्मचारियों को सीधे सीधे अयोग्य घोषित कर दिया, और बस उनका ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। जब परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तो फिर कर्मचारी यूनियनों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इन सारी गड़बड़ियों को दस्तावेजों के साथ उठाना और इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग यूनियन ने सिस्टम की अलग-अलग कमियों को उजागर किया। एक तरफ तेलंगाना सर्कल की यूनियन ने पुलिस वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट जैसे प्रोसेस से जुड़े मुद्दे उठाए, वहीं दूसरी तरफ FNPO यूनियन के शिवाजी सर ने सिस्टम की जड़ पर चोट की, यानी डिवीजन लेवल पर जो डेटा की गलतियां हो रही थीं उसे सामने लाए। यूनियनों के इस कदम से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई। ये कोई छोटी मोटी इक्का दुक्का गड़बड़ी नहीं थी। सिस्टम डेटा मैनेजमेंट के लेवल पर भी फेल था, और प्रक्रिया के लेवल पर भी। ये एक पूरी तरह से प्रणालीगत, यानी कि सिस्टमिक फेलियर था। तो इस पूरे हंगामे के बाद विभाग का आधिकारिक जवाब क्या आया, और अब आगे की राह क्या दिख रही है? सेप्ट, यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये वो तकनीकी विंग है जिसके जिम्मे ये पूरा IT 2.0 सिस्टम है। और देरी पर जो आधिकारिक बयान आया, वो भी यहीं से आया। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जिस ऑटोमेटेड सिस्टम को काम आसान और तेज करने के लिए बनाया गया था, वो इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि अब हर एक एप्लीकेशन की जांच हाथ से करनी पड़ रही है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है ना? तो पुरानी तारीख थी 28 नवंबर, और अब नई अपेक्षित तारीख है 3 दिसंबर। इस अपेक्षित शब्द पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बताता है कि अभी भी कुछ भी पक्का नहीं है। तारीख पहले भी आ सकती है, या शायद और भी देर हो सकती है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब जनता की सेवा के लिए बनी टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और वो इस तरह से फेल हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है।